The Memon Merchant Association's Modul Muslimin High School Parbhani. Subject Science 2. Chapter number 1 Heredity and Evolution. इसके पहले वीडियो में मैं सैयद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तलबा, शुरू करते हैं साइंस 2 का पहला टॉपिक जो बायोलॉजी बेस्ड है, नाम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके तहत चैप्टर के शुरू में आपको 3 सवालात दिए हुए हैं। पहला, कैन यू रिकॉल, और सवाल है विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। 9th में हमने ये चीज़ें कुछ बुनियादी सतह पर पढ़ के आई हुई हैं। इस सवाल का जवाब है कि क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से बनते हैं, ये हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब मौरूसी खसूसियात को कैरी करते हैं। मतलब यही क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं माँ बाप की खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने के। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसके तहत कि व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोगेनी। सवाल समझिए कि यहाँ पर उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें पेरेंट्स के फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स प्रोगेनी यानी उनकी नई नस्ल में मुंतकिल होते हैं। ये जो प्रोसेस है where the physical and mental characters of the parents are transferred toward the progeny is called as heredity or inheritance। और उसके बाद तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर को लिंक करता है कि विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो योर आंसर शुड बी डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड and pairs of nitrogen bases। डीएनए, आरएनए, दो चीज़ों पर मैं जानबूझकर यहाँ पर आपके सामने ज़्यादा देर बात करूँगा ताकि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर्स, माँ बाप की खसूसियात का उनकी आने वाली नस्लों में मुंतकिल होना, यानी पेरेंटल जनरेशन के ट्रेड्स और कैरेक्टर्स, इनका प्रोगेनी या ऑफस्प्रिंग या डॉटर जनरेशन सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। इनमें ट्रांसफ़र होने का उनके ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस समझने के लिए आपको डीएनए और आरएनए अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ 9th में ये बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। एज अ रिविज़न इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो डीएनए क्या है? तो डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स, मतलब 2 हेलिकल स्ट्रैंड रहेगा। ये रही उसकी शक्ल। और ये स्ट्रैंड्स में 3 चीज़ें होती हैं डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसिस की जोड़ियाँ यानी पेयर्स। इसको समझते हैं हम डबल डीहेलिक्स को कि ये जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है ये शुगर फॉस्फेट चेन जिसको हम कहते हैं, ये एक हेलिक्स। और उसके बाद दूसरी चीज़, ये जो बीच में आपको नज़र आ रहे हैं ये नाइट्रोजन बेसिस हैं। ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद कि डीएनए करता क्या है। तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड या इसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ा जाता है। ये है क्या? तो इट्स अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने सारे जानदार हैं उनके न्यूक्लियस में पाए जाने वाला ये एक केमिकल सब्सटेंस है। करता क्या है? तो इट कंट्रोल्स ऑल द केमिकल चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सेल। सेल के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम ये डीएनए करता है। आगे तीसरा पॉइंट डीएनए के ताल्लुक से कि द काइंड ऑफ सेल विच इज़ फॉर्म्ड मीन्स मसल, ब्लड, नर्व एट्सेट्रा इज़ कंट्रोल्ड बाय डीएनए। कि जो नए सेल्स बनते हैं वो चाहे मसल्स के हों, चाहे ब्लड के हों, चाहे नर्व के हों या और कुछ हों, ये सारा का सारा कंट्रोल डीएनए के पास होता है। द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रोड्यूस्ड मीन्स बटरकप, जिराफ, हेरिंग्स, ह्यूमन इज़ कंट्रोल्ड बाय डीएनए। कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का पैदा होगा
वो सारा कंट्रोल भी डीएनए के हाथ में है। इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सारे के सारे सेल के अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस जो होंगे वो डीएनए में है, फिर किस तरह के सेल पैदा होंगे उसका कंट्रोल भी डीएनए के हाथ में है, और उसके बाद किस तरह का ऑर्गेनिज्म नया दुनिया में आएगा वो कंट्रोल भी डीएनए के हाथ में है। डीएनए के ये सारे ट्रेड्स समझने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, और वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी ये इसका बेसिक डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। जीन्स के ज़रिए से पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टर्स का या उनके ट्रेट्स का अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस हेरिडिटी कहलाता है। इस ताल्लुक से दो तीन चीज़ें आपको जहन में रखनी है। जॉन ग्रेगोर मेंडल आपने 9th में पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स और द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट्स यानी मटर के पौधे पर, और इसकी जो फाइंडिंग्स थी वो 1886 में सामने आई थी। उसके बाद एक लंबा वक्फा गुजरा, 901 में म्यूटेशनल थ्योरी मतलब सडन चेंजेस ये सामने रखी थी ह्यूगो डी व्राइज ने। म्यूटेशनल थ्योरी में क्या समझना पड़ेगा आपको कि मेंडल ने ये समझाया था पेरेंट्स जनरेशन के जो ट्रेट्स हैं वो अगली जनरेशन में किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, और म्यूटेशन का मतलब होगा कि वो जो ट्रेट्स हैं उनमें थोड़े से सडन चेंजेस, कुछ चेंजेस होकर नई जनरेशन में आते हैं। हम रिप्रोडक्शन में भी इसको पढ़ने वाले हैं कि म्यूटेशन ज़रूरी है या नहीं है। म्यूटेशन अगर ज़रूरी ना होता तो हम बिल्कुल अपनी पेरेंटल जनरेशन की तरह के निकलते, और हमको नए मौसम, नई तब्दीलियाँ, नए जोग्राफियाई हालात, नए चैलेंजेस का सामना करना मुश्किल होता। हमारे अंदर म्यूटेशन आना ज़रूरी है, और उसी लिए ये म्यूटेशन की स्टडी करना शुरू हुई। उसके बाद वॉल्टर एंड सटन ने 1902 में ये पहली बार उन लोगों ने ये देखा था, गौर किया था कि एक बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स दे आर फाउंड इन द पेयर्स। आपने भी 9th में पढ़ा हुआ है कि हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड, जिसमें से एक सेक्स क्रोमोसोम और 22 को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ये इतने क्रोमोसोम्स हमारे अंदर भी हैं, ये सारे के सारे पेयर्स की शक्ल में। तो हम 46 क्रोमोसोम नहीं कहते, हम कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड। और इसके बाद फिर ये जो जेनेटिक स्टडी है, ये जेनेटिक स्टडी आगे बढ़ती गई, रिसर्च होते गए, और रिसर्च होने के बाद हम इसका बहुत सारा फ़ायदा आज उठाते हैं। आगे चलते हैं। इन 1961 फ्रैंकोइस जैकब and Jack Maynard proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells। मतलब 1961 में जैकब और जैक मैनार्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि डीएनए किस तरह प्रोटीन तैयार करता है। अब पहली बार आपके सामने ये वर्ड आ रहा है, इसलिए मैं आपको साफ कर दूं। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का बनना, नए प्रोटीन की तैयारी, प्रोटीन की तरकीब भी कहते हैं हम इसको। तो ये सारा का सारा खेल प्रोटीन के तहत चलेगा। हमारी आँखें कैसी दिखती हैं ये एक हमारा ट्रेट है, हमारी स्किन कैसी होगी ये हमारा एक ट्रेट है। तो हमारे अलग अलग ट्रेट्स हैं, ये अलग अलग ट्रेट्स डिफाइन करने का काम ये हमारे डीएनए के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन करती है, उस पर डिपेंड होता है। इसलिए हम यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस को गौर से देखने वाले हैं। इसमें इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए, कि डीएनए में जेनेटिक कोड्स क्या होंगे, मतलब कौन से प्रोटीन बनते हैं, कौन से प्रोटीन बदलते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और फिर इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम आगे निकल गए, अभी भी रिसर्च चालू है। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे बहुत सारे फ़ायदे की है। फ़ायदों में कुछ चीज़ों का जिक्र मैं यहाँ पर करता चलूँ कि इट इज़ यूज़फुल फॉर डायग्नोसिस का मतलब होगा किसी बीमारी को उसकी अलामतों की मदद से उसकी तशख़ीस करना।
ट्रीटमेंट बीमारी का इलाज, एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स मतलब पुरखों से आने वाली जो बीमारियां नई नस्ल में आती हैं इनको रोकना, उनसे बचाव करना, एहतियात करना, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स मतलब जो किस्म की नस्लें हमारे पास पैदा नहीं होती उन नस्लों को यहाँ पर पैदा करना, मखलूत नस्लों को पैदा करना, हम इसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स, एंड प्लांट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स की नई नस्लें पैदा करना, हाइब्रिड प्लांट्स पैदा करने का सीधा एग्जांपल जहन में रखिए कि जो कुदरती टमाटर जिसको हम आम ज़बान में यहाँ पर गावरान टमाटर कहते हैं उसके मुकाबले में ये जो मार्केट में मिलते हैं वो हाइब्रिड टमाटर हैं, ये म्यूटेटेड हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, इसको हम जो तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कहते हैं। और फिर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस हैं, इस तरह की चीज़ें हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ के आ रहे हैं और हम यहाँ पर भी उनके बारे में देखने वाले हैं। ये सारे काम जितने आजकल चलते हैं ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेसिस पर चलते हैं, तो जहन में रखिएगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा असल प्रॉब्लम था तीसरा क्वेश्चन कैन यू रिकॉल में कि हेरिडिटी क्या है और ये किस तरह से ट्रेड्स को अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है। फिर वो ऐसे कि ऐसे ही होते हैं या उसमें कुछ तब्दीलियां मतलब म्यूटेशन होती है। इसको समझने के लिए हम पहले डीएनए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर आरएनए को भी रिवाइज कर लेंगे जितना हमें ज़रूरी है उतना, बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। तो डीएनए है क्या? तो द न्यूक्लिक एसिड्स आर वाइटल, ज़रूरी बायोपॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन ये हम कार्बन कंपाउंड्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लंबी चेन्स कहते हैं हम इसको, बड़ी चेन्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की। तो बायोपॉलीमर्स फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर दे फंक्शन टू एनकोड, ट्रांसफ़र एंड एक्सप्रेस जीन्स। न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं? ये एनकोड करते हैं मतलब प्रोटीन की शनाख्त करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करके अगली आने वाली जनरेशन के ट्रेड्स में उनको जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स नेमली डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड रिबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए। तो डीएनए और आरएनए ये दो चीज़ें इन तमाम कामों में, ट्रांसफ़र और एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स में और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा काम करती हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को समझेंगे। ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है ये फिगर में मैंने दो हिस्से बनाए हैं। पहला है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड मतलब ये एक छोटा सा टुकड़ा रहेगा जिसमें नंबर 1 पर शुगर, नंबर 2 पर बेस और नंबर 3 पर फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा और इस तरह के कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और जुड़कर उनसे न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स डीएनए और आरएनए बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब जहन में रखिएगा आरएनए का या न्यूक्लिक एसिड का वो छोटा सा पार्ट जिसमें शुगर, बेस और उसके फॉस्फेट ये मौजूद होते हैं, वो हिस्सा, वो छोटा सा हिस्सा यानी वो बेसिक फंडामेंटल पार्ट कहेंगे हम उसे, ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स में हमको दो चीज़ें देखनी है। एक पेंटोज शुगर यहाँ पर जिसको फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। आरएनए मतलब राइबोज शुगर होगी उसमें और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। डीऑक्सीराइबोज के मुकाबले में राइबोज में एक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। इन शॉर्ट अगर उसको कहना पड़े मुझे तो मैं बोलूँगा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या। तो ये जो ऑक्सीराइबोज बढ़ गया इसका मतलब एक ऑक्सीजन आरएनए में ज़्यादा होगी। और फॉस्फोरिक एसिड जो होंगे वो इस फिगर के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि अटैच टू 5 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड के ज़रिए से 5 कार्बन से ये हाइड्रोजन या इस तरह की बॉन्डिंग इनकी जुड़ी हुई होगी। ये आपकी मालूमात के लिए है कि डिफरेंस क्या होगा डीएनए और आरएनए में। इसके बाद चलते हैं डीएनए का लोकेशन। इन यूकैरियोटिक cells it is present in both nucleus and cytoplasm, but in prokaryotes it is found only in cytoplasm। मतलब यूकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में भी होगा और न्यूक्लियस में भी होगा, ये दोनों मिलकर सेल बनते हैं, याद रखिएगा। सेल के अंदर जो सारा सा लिक्विड वाला पार्ट होगा वो साइटोप्लाज्म और उसके अंदर उसका न्यूक्लियस। तो डीएनए यूकैरियोटिक सेल में जहाँ पर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है
वहाँ पर ये दोनों में पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के लिए हम डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। हवेवर इन सम वायरसेस इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। कुछ जगहों पर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड वाला भी हो सकता है कुछ वायरस में, और अदरवाइज इन जनरल इट इज फाउंड इन डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इसका शेप कैसा होगा डीएनए का? तो इन यूकैरियोट्स डीएनए इज लीनियर शेप, एक लाइन की शक्ल में होगा। इन प्रोकैरियोट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सर्कुलर प्रोकैरियोट्स में, और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है उसके अंदर ये डीएनए सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। रेप्लिकेशन में कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर मीन्स ओनली वन स्ट्रैंड कैन बी रेप्लिकेटेड। रेप्लिका यानी उसका नकल बनाना, उसकी कॉपी तैयार करना, जिसको हम रेप्लिकेट कहते हैं। तो रेप्लिकेशन में इसका एक स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो सकता है, इसे हम सेमी कंजर्वेटिव मैनर कहते हैं। नेक्स्ट उसका फंक्शन है डीएनए का, ये ध्यान में रखिए, स्टोर्स एंड ट्रांसफॉर्म जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इन्वॉल्व इन mRNA सिंथेसिस। पूरी जो लाइन है एक्चुअली आगे के चैप्टर की चलने वाली वो यहीं पर है। डीएनए क्या करता है? तो स्टोर करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, मतलब हमारे ट्रेट हमारे डीएनए में स्टोर होंगे और ऐसे ही ये अगले नस्ल में जाएंगे या कुछ म्यूटेशन के साथ जाएंगे। ट्रांसफॉर्म भी करता है उसको, और ये mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस में मतलब तैयारी में अहम रोल अदा करता है। डीएनए के फंक्शंस थे। फंक्शंस के बाद चलते हैं हम लोग आगे कि वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये डबल हेलिक्स है। हर स्ट्रैंड जो रहेगा उसका हर हिस्सा इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की बात हम करके आ रहे हैं, जिसमें फास्फोरिक एसिड, शुगर और बेस 3 चीज़ें होती हैं। तो उनसे वो बहुत सारे एक दूसरे से जुड़कर चेन बनाते हैं। फिर 2 स्ट्रैंड रैन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल नहीं होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलते जाएंगे। इसके डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं। फिर प्यूरिन और ब्रैकेट में लिखा हुआ एजी, ये आपने पढ़े हुए हैं, एडेनाइन और ग्वानाइन, ये 2 प्यूरिन्स यानी नाइट्रोजन बेस है, इनको हम प्यूरिन्स कहते हैं। ऑलवेज पेयर्स विथ पिरिमिडीन्स, पिरिमिडीन में आगे लिखा हुआ है सीटी और यूसी। सीटी मतलब साइटोसिन और थायमिन। अगर डीएनए हो तो साइटोसिन और थायमिन रहेंगे, और अगर आरएनए हो तो यूसी मतलब यूरेसिल और साइटोसिन रहेंगे। द 2 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये जो चेन होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, और बॉन्डिंग रहेगी ए और टी के बीच में, सी और जी के बीच में। यहाँ पर एक ट्रिक है, आपको अगर समझिए ये कह दिया जाए कि ए की बॉन्डिंग ए अगर आपको मालूम है तो डायरेक्टली आप उसकी बॉन्डिंग टी से लिख सकते हैं, और सी की बॉन्डिंग जी से, एडेनाइन, उसके बाद थायमिन, उसके बाद साइटोसिन और ग्वानाइन, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है। डीएनए की एक फिगर मैंने यहाँ पर इंटरनेट से हासिल की हुई है कि अगर एक्सरे से उसको देखा जाए तो जो डबल हेलिक्स एक्चुअली नज़र आता है वो ये शक्ल है। हम उसको डायग्रामेटिकली उतारने के लिए डबल हेलिक्स यहाँ पर हम उतारते हैं। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ये हम बात कर चुके हैं। अब चलते हैं आरएनए पर। आरएनए क्या है? तो ये भी न्यूक्लिक एसिड है दैट कैरीज जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए। जेनेटिक जीन से बना हुआ, मैसेज मतलब प्रोटीन, जेनेटिक मैसेज मतलब प्रोटीन डीएनए से लेकर निकलेगा टू राइबोसोम। जो प्रोटीन राइबोसोम का 9th में आपने सेलुलर और सेल ऑर्गेनेल का बेसिक फंक्शन पढ़ा हुआ है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाता है। तो ये प्रोटीन बनती कहाँ से है, कौन सी प्रोटीन बनेगी, ये डिसाइड करेगा डीएनए, और आरएनए उस मैसेज को राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसमें क्या क्या होगा? तो राइबोस शुगर यानी डीएनए के मुकाबले में एक ऑक्सीजन ज़्यादा वाली, फिर नाइट्रोजन बेस एजीयूसी, एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरेसिल और साइटोसिन, और उसके बाद फास्फोरिक एसिड, इनसे मिलकर बनता है आरएनए। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, और उसमें है ट्रांसक्रिप्शन पहला, और उसके बाद सेंट्रल डॉग्मा, और उसके बाद जो है तो हम आगे के हिस्सों की तरफ ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन की तरफ चलेंगे, और उसके बाद हम आज का ये वीडियो रोक देंगे। पहले देखते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन ये वर्ड एक, इसके 2 मीनिंग है यहाँ पर। ट्रांसक्रिप्शन इन सेल्स या सेल डिवीजन ये अलग रहेगा, और ट्रांसक्रिप्शन ये वर्ड के लिटरल मीनिंग अलग रहेंगे। समझिए कि मैंने किसी कोड लैंग्वेज में किसी चीज़ को लिखा हुआ है,
और मुझे आपके सामने लिख कर देना है और आप कोड लैंग्वेज नहीं जानते, तो मुझे उसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख कर देना पड़ेगा। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो शॉर्ट हैंड लिखने वाले कुछ तो भी पेंसिल लेकर आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं, मगर जब उनसे पूछा जाए कि क्या लिखा, तो फिर वो उसको टाइप करके देंगे। ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। यहाँ पर सेल डिवीजन में ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट प्रोड्यूसेस एमआरएनए। सीधा सिंपल मतलब ट्रांसक्रिप्शन बोले तो क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए डीएनए से आरएनए का बनना, और वो जो आरएनए बनेगा वो एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए कहलाएगा। एमआरएनए याद आए तो आपके जहन में और क्या आना चाहिए, आरएनए की बाकी दो किस्में जहन लगाइए। मैसेंजर आरएनए एक, आरएनए राइबोसोमल आरएनए दो, और तीसरा ट्रांसफर आरएनए। इस तरह के हम तीन किस्म के आरएनए नाइन्थ में बेस में पढ़ के आ रहे हैं। तो चलिए, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, और वो जो आरएनए बनेगा वो मैसेंजर आरएनए रहेगा। फिर दूसरा एक टर्म आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रल डॉग्मा का। सेंट्रल डॉग्मा का सीधा साधा मतलब मैंने लिखा हुआ है सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय डीएनए थ्रू आरएनए। डीएनए के थ्रू आरएनए बनना, प्रोटीन्स के जो डीएनए के जो प्रोटीन्स हैं उससे आरएनए का बनना, ये सेंट्रल डॉग्मा कहलाएगा। अब सेंट्रल डॉग्मा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे हम, तो हम इसको लिख सकते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होके बनेगा एमआरएनए। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझ में आ जाएगा व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए बाय डीएनए। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होगा एमआरएनए मतलब जो आरएनए बना था उससे प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप ये चाहे ये फ्लो चार्ट याद रखिए या ये फिगर याद रखिए, जहाँ पर आपको डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए बनता हुआ नज़र आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए से। 2 नंबर पर आपको ट्रांसलेशन किससे, प्रोटीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और 3 नंबर पर यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी है कि आरएनए भी अगर वो मिल जाए तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस करते हुए ये डबल हेलिक्स वाला डीएनए तैयार कर सकते हैं। ये समझाने के लिए यहाँ पर मैंने ये फिगर आपके सामने रखी हुई है। फिगर के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने की तरफ। कि द मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम्स टू साइटोप्लाज्म। आरएनए, डीएनए ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, मतलब न्यूक्लियस में होते हैं। जब आरएनए बनता है तो वो न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म की तरफ आता है। साइटोप्लाज्म की तरफ आते वक्त इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, मतलब डीएनए उसको ये बताकर भेजता है कि आपको जाकर कौन सी प्रोटीन बनाना है, कौन से ट्रेड्स ऑर्गेनिज्म में ज़ाहिर करने हैं। इसको लिख रहे हैं हम लोग कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। द मैसेज कंटेंट द कोड ऑफ अमाइनो एसिड्स, यदि इसको हम प्रोटीन्स भी कहते हैं। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे जिसको हम ट्रिपलेट कोडॉन भी कहते हैं। तो ट्रिपलेट कोडॉन ये हम देख कर आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। mRNA carries the message, tRNA ट्रांसफर आरएनए सप्लाइज द अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम। अब mRNA के बारे में तो बहुत बात हो गई कि ये मैसेज कैरी करता है, मतलब ये कोड लेकर आता है डीएनए से प्रोटीन का। tRNA ट्रांसफ़र क्या ट्रांसफ़र करेगा ये आरएनए, ये अमाइनो एसिड्स मतलब जो प्रोटीन है, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो राइबोसोम को ट्रांसफ़र करेगा। और राइबोसोम का काम आप जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है, फिर वो राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे। फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का छोटा सा मतलब आरएनए के ज़रिए से प्रोटीन फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अच्छी तरह समझ में आ गया। आगे चलते हैं ट्रांसलोकेशन में, लास्ट हिस्सा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन होता है, राइबोसोम्स कीप्स मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ एमआरएनए। राइबोसोम जो होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ हरकत करते हैं। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इस तरह बहुत सारी चेन्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो एक पेचीदा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है।
These proteins controls various functions in the body of living organism and their appearance too. मैंने यही आपसे कहा कि यही प्रोटीन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग कैसी होगी, उनका अपीयरेंस कैसा होगा, ये क्या काम करेंगे, इनमें क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये कैसे नज़र आएंगे, सारी की सारी चीज़ें आपके राइबोसोम के ज़रिए तैयार होने वाले प्रोटीन पर डिपेंड करती हैं। तो अपीयरेंस टू, इसके बाद नेक्स्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिट दीज जीन्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह जब प्रोटीन बन जाएगा तो ये सारे के सारे जो प्रोटीन है वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगले जनरेशन में एज इट इज़ ट्रांसमिट अगर होते हैं तो पेरेंटल जनरेशन और डॉटर जनरेशन दोनों हूबहू एग्जैक्टली मुशाबिहत वाले होंगे, एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर उनमें कुछ म्यूटेशन होता है, मतलब थोड़े से चेंजेस अगर वो जीन में होते हैं, तो जीन में होने के बाद वो जनरेशन थोड़ी सी तब्दील शुदा पैदा होती है। यहाँ पर चैप्टर का पहला हिस्सा हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है दूसरे हिस्से का आप इंतज़ार करेंगे जिसमें हम एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़।